हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें दो पार्ट्स में ये वीडियो बनने वाला है। इसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी जो इस वीडियो में हम बताएंगे, और जो सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में। तो हम व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में शुरू करें। इसमें हम बताते हैं आपको 2.1 में कि चिले में जो पिनोशे का रूल था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। उसके बाद से घाना में जो एनकुरमा का शासन था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। यानी डेमोक्रेसी क्या है, क्या इन देशों में जो शासक शासन कर रहे थे क्या वो डेमोक्रेसी को दिखाता है? आज ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहां चुनाव होते हैं लेकिन उस चुनाव का कोई मतलब नहीं होता। तो क्या उस देश को डेमोक्रेटिक बोलेंगे? हम इस चैप्टर में आज यही पढ़ने वाले हैं कि क्या जो डिफिनीशन हमें दी गई है, जो डिफिनीशन हमारे सामने है, वो डिफिनीशन ये प्रूव करता है कि कोई देश जहां पर चुनाव होता है वो डेमोक्रेटिक है ही, या सिर्फ वो दिखावा कर रहा है। अब ऐसे हम उस टॉपिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। जैसे व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन करेंगे, यानी डिफिनीशन क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी का डिफिनीशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। मतलब डेमोक्रेसी का जो डिफिनीशन, एक सिंपल डिफिनीशन जो दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या एक ऐसा शासन जिसमें रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, या लोग अपने शासक को चुनते हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? या जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं किसी रूलर्स को चुनने के लिए, तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? क्या सिर्फ लोगों का वोट देना, क्या लोगों का इलेक्शन में शामिल होना, किसी रूलर्स को वोट देना, क्या ये डेमोक्रेटिक को प्रूफ करता है? इसके आगे हम कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इसका जो फीचर है, ऐसे बहुत से देश हैं जैसे नेपाल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, जहां चुनाव होते हैं, जहां के जो शासक है वो ऑटोक्रेटिक है, जहां के जो शासक तानाशाह है, जहां चुनाव होने का दिखावा किया जाता है लेकिन उस चुनाव का मतलब उस देश के शासन से कोई मतलब नहीं होता। तो हम अभी जैसे 2.2 का जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके माध्यम से प्रूव करेंगे कि जो पहला डिफिनीशन है वो सही है या नहीं है। जैसे इस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जो ये पहले जो डिफिनीशन दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसमें जो रूलर्स की बात आई है वो रूलर्स कैसे होने चाहिए, आपको बता दें कि द रूलर्स, जो इसमें मैंने लिखा हुआ है द रूलर्स, इस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में मतलब डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या होना चाहिए। तो डिफिनीशन के माध्यम से अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कि रूलर्स कौन है और कैसे होने चाहिए, ये बात सामने आती है। यानी रूलर्स क्या है, हम जो जनता है वो किस तरह के रूलर्स को अपना नेता बनाती है, किस तरह की, कौन से कैंडिडेट है जिस कैंडिडेट को लोग अपना मनपसंद लीडर बनाना चाहते हैं, या उसके लिए वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं और उसको वो पसंद करते हैं, उसको वो वोट देते हैं। ये रूलर्स कैसे होने चाहिए। आपको बता दें कि अभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम निकाला कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला होगा वो कैंडिडेट अपने बारे में सारा डिटेल सुप्रीम कोर्ट को देगा और वो सारे डिटेल्स लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। ये प्रूफ होगा कि वो आदमी कैसा है, तब लोग उसे चुनेंगे। अर्थात एक कैंडिडेट को सबसे पहले अपने बारे में सारा विवरण देना होगा कि क्या उसके पीछे कोई क्रिमिनल हाथ तो नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, या उसके पास कितने पैसे हैं, अगर ज्यादा पैसे हैं तो पैसे कहां से आए, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, यानी उसके सारा हिस्ट्री बैकग्राउंड अपने बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगा, और सुप्रीम कोर्ट मीडिया के माध्यम से लोगों तक उसके बारे में पहुंचाएगी बात, और तब जाकर लोग उसे चुनेंगे। यानी रूलर्स कैसा होना चाहिए? रूलर्स एक साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए, जो अच्छा हो, जिसे लोग पसंद करें, जो मनी और मसल पावर के आधार पर शासक न बनने वाला हो, जो शासन में गलत तरीके का उपयोग नहीं करने वाला हो, वो होता है शासक, वो होता है रूलर्स। तो क्या इस डिफिनीशन में जो रूलर्स होने वाला है क्या वो अच्छा है? क्या हमारे मन मुताबिक रूलर्स जिस डिफिनीशन में है क्या वो उस तरह है? अगर है तो वो डेमोक्रेसी होगा। उसके बाद से जो दूसरा टॉपिक है
वो है इलेक्शन। अब इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इसमें इलेक्शन कैसा होना चाहिए, क्या इलेक्शन फ्री और फेयर है? इलेक्शन का फ्री और फेयर होना अति आवश्यक है, तभी वो देश डेमोक्रेसी होगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या जो इलेक्शन जिसमें लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं अपने रूलर्स को चुनने के लिए, जिस कैंडिडेट के लिए वो इलेक्शन हो रहा है, तो क्या वो इलेक्शन सही है? क्या उस इलेक्शन में गलत तरीके तो यूज नहीं किए जा रहे हैं? गलत तरीके का मतलब क्या मनी पावर, क्या जो कैंडिडेट है वो पैसे से वोट तो नहीं खरीद रहे हैं? क्या कैंडिडेट मनी मसल पावर यानी कि अपने बाजुओं के बल पर, अपने हथियार के बल पर वोट तो नहीं पा रहे हैं? तो इलेक्शन कैसा फ्री और फेयर होना चाहिए, तब तो जाके वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है वो पूरा हो। जो चौथा पॉइंट है वो है द पीपल। इसमें पीपल कैसे होने चाहिए, यानी लोगों का किस तरह होना चाहिए। अभी हमने रूलर के बारे में जाना, हमने इलेक्शन के बारे में जाना, तो उसमें लोगों का होना चाहिए। जो लोग पोलिंग बूथ पर खड़े होकर वोट देने जाते हैं, जिस व्यक्ति को चुनने जाते हैं, वो लोग कैसे होने चाहिए। अपने देश में पता है, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम जानते हैं कि 18 साल से ऊपर, 18 साल से लेकर ऊपर के लोगों को राइट टू वोट है, यानी उसे वोट देने का अधिकार है। अब वो 18 साल जिसमें एक व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, गरीब हो या अमीर हो, वो सारे लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हो, गोरे काले लोग शामिल हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, वो सारी बातें देखी जाती हैं। और उसे क्या वो जो पीपल है जो अपने कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं, वो किस आधार पर अपने कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं, वो मायने रखता है इस बात। जैसे हमको बता दें कि जो लोग हैं वो किस आधार पर चुने जा रहे हैं, क्या वो पैसों के आधार पर चुनने जा रहे हैं, क्या वो डर के मारे अपने कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं। तो लोग भी कैसे होने चाहिए, एक तो जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाया है कि वो व्यक्ति 18 साल या उससे एबव होना चाहिए, वो सोच सके कि हमारे देश के लिए जो कैंडिडेट है वो अच्छा होगा या नहीं होगा, उसके पूरी पृष्ठभूमि के बारे में वो जानता है या नहीं जानता, उसके आधार पर वो उसे वोट देगा। यानी लोग कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जो मसल और मनी पावर के आधार पर न जाए, जो सही हो और जो डेमोक्रेसी का वैल्यू जानते हो, और तब जाकर वो किसी कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जब कोई कैंडिडेट जीत जाती है, कोई कैंडिडेट जीतता है, और जीतने के बाद से वो गवर्नमेंट कैसे बना रहा है, कैसे चला रहा है, और जब उसका जो 5 साल मिल रहा है उस 5 साल में कैसे अपने आप को मैनेज कर रहा है, वो बातें सामने आती हैं, ठीक ना। तो इसमें यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, 5 साल का जो गैप है, 5 साल में जो टर्म्स मिल रहा है लीडर्स को, वो 5 साल कैसे चलाए जा रहा है, ये मायने रखता है। 5 साल में वो लोगों के साथ कैसे पेश आ रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, और जो उसने वादा किया, जो उसने इशू दिया लोगों को, जिस आधार पर लोग उसे चुनने वाले हैं, वो इशूज को वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन मुद्दों को वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब जाकर वो गवर्नमेंट होगी। और तब जाकर जो डिफिनेशन हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तब जाकर डिफिनेशन ये सही प्रूफ होगा, साबित होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पॉइंट है वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही मेन डिसीजन लेंगे, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही मेन डिसीजन लेंगे। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 अक्टूबर में शासन में आए, ठीक है ना, और उस आने के बाद से उन्होंने मिलिट्री कोप का सहारा लिया, यानी मिलिट्री शासक के रूप में अपने आप को प्रूव किया। उसके बाद 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम किया, उसमें अपने आप को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, और चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया पाकिस्तान का। फिर उन्होंने अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया, उन्होंने अपने कार्यकाल को ही एक्सटेंड किया, जबकि उन्हें किसी ने चुना नहीं। उनका जो कार्यकाल था वो ताकत के बल पर हुआ, उन्होंने खुद अपने ताकत के बल पर अपने कार्यकाल को बढ़ा लिया, इसमें लोगों का कोई हाथ नहीं था। आप इस टॉपिक को समझेंगे कि परवेज मुशर्रफ ने अपने ताकत के बल पर उन्होंने अपने कार्यकाल को बढ़ा लिया, अपने टर्म्स को बढ़ा लिया, 5 साल शासन किया, इसके बाद भी शासन करने का निर्णय लिया जिसमें लोगों का कोई हाथ नहीं था। उसके बाद 2002 में उन्होंने रेफरेंडम किया जिसमें वो प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद से फिर अपने शासन को बढ़ा लिया, मैंने बता दिया आपको।
पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन एक्टिविस्ट, सब लोगों ने विरोध किया कि जो तरीका है उनका काम करने का वो गलत है। यानी 2002 में जो उन्होंने रेफरेंडम किया, लागू किया था, अपने शासन को बढ़ा दिया, वो जो सिस्टम था वो गलत था। उसके बाद उन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, उसमें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को फिर बदला, उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, सुधारा, और सुधार में उसके उन्होंने प्रेसिडेंट के पास इतना पावर हो गया कि वो किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को भंग कर सकता था, डिसमिस कर सकता था। यानी उन्होंने खुद को अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि वो किसी भी असेंबली को डिसमिस कर सकते थे। परवेज मुशर्रफ की बात हो रही है। फिर उन्होंने जो ये वहां जो शासन हो रहा था वो टोटली मिलिट्री शासन के अंडर में था। यानी जो वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट जो था वो पूर्ण रूप से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो वहां का एक पार्टी थी, एक सिस्टम था, उसके अनुसार काम कर रहा था, और वही वहां का मिलिट्री शासक थे। यानी मिलिट्री शासन के अंडर में पाकिस्तान को चलना था। बाद में फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि क्या वहां पर चुनाव होगा भी तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा। अब जैसे जो मेन डिसीजन हमने जो बात किया था कि मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स, तो क्या अगर वहां चुनाव होता है, उन्होंने फिर से चुनाव करवाया, लेकिन चुनाव करवाने के बाद जो डिसीजन लेने का जो सिस्टम था वो परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जबकि वो किसी के द्वारा चुने नहीं गए थे। उन्होंने अपने देश में चुनाव करवाया, लेकिन चुनाव करवाने के बावजूद भी जो डिसीजन लेने का काम था वो सिर्फ परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जो परवेज मुशर्रफ किसी के द्वारा चुने नहीं गए थे। यानी लोगों ने उनको नहीं चुना था, उन्होंने मिलिट्री शासन के आधार पर, उन्होंने ताकत के बल पर शासन में आए थे, शासन करने लगे, और उन्होंने अपने ढंग से अपने पावर के आधार पर उन्होंने अपने शासन को बढ़ाया भी। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला कि जो डिसीजन चुने गए लीडर्स के हाथ में होने चाहिए वो उनके हाथ में नहीं था, वो ऐसे आदमी के हाथ में था, परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जिन्होंने जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चुने गए थे, जो ताकत के बल पर शासन कर रहे थे। तो क्या ये डेमोक्रेसी का मतलब सामने होता है? क्या यहाँ पर प्रूफ होता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो किसी भी कीमत पर हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसमें क्या होता है कि फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन माने फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में बता दें आपको कि इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है। देश में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उन पार्टियों में जो अलग अलग लीडर्स होते हैं वो अलग अलग मुद्दाएं रखते हैं। यानी बहुत सी पार्टियां होती हैं जो अलग अलग मुद्दाओं के साथ लोगों को आकर्षित करती हैं, वही कंपटीशन हो गया। वो एक कंपटीशन है जिस कंपटीशन के आधार पर यह प्रूफ होता है कि लोग किसको चुनेंगे, यानी वो कौन से लीडर किसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसमें मैं एग्जांपल बताऊंगा, चाइना का एग्जांपल है। चाइना में एक पार्टी थी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस में लगभग 3000 मेंबर्स थे। तो उस 3000 मेंबर्स जो लोग थे वो पूरे चाइना से लोग होते थे, और चाइना से लोग होने का मतलब ये था कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला होता था वो इसी ग्रुप से होता था, या नहीं तो वहाँ की जो पार्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेकर कोई वहाँ चुनाव लड़ सकता था। यानी बिना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के परमिशन के वहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता था। अब क्या वो डेमोक्रेसी होगा कि चुनाव होता है वहाँ पर, लेकिन चुनाव में जो पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो किसी विशेष पार्टी का सहारा लेते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो वो जीतने वाला व्यक्ति कौन होगा? वो जीतने वाला व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का होगा, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का जो व्यक्ति होगा वही वहाँ का शासक बनेगा। तो चुनाव तो हो रहा है वहाँ पर, लेकिन चुनाव जो हो रहा है उस चुनाव में एक ही पार्टी काम कर रही है और उसी पार्टी का दबदबा है। तो क्या उस पार्टी के दबदबा के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि जिस देश में एक ही पार्टी हो या कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सहारा लेता है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ? तो चाइना को भी प्रूफ होता है चाइना में एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैक्सिको का है। मैक्सिको में यानी कि लगभग 1930 में मैक्सिको में इलेक्शन होता है, हर 6 साल बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और हर वहाँ के जो भी
वहाँ भी जो शासक है वो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी वहाँ भी तानाशाह का शासन है। और तानाशाह के माध्यम से 2000 में एक पार्टी थी जिसका नाम था PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। उस पार्टी ने इलेक्शन जीता और जीतने के बाद से PRI ने वहाँ पर अपने गलत तरीके से शासन करना शुरू किया और वो हर बार गलत तरीके से अपना उस चुनाव को जीत जाती थी पार्टी को। ध्यान से समझिएगा, PRI एक ऐसी पार्टी थी वहाँ पर जो गलत तरीके से गलत ट्रिक्स का यूज करके वो हर बार चुनाव जीतती है। तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? और यहाँ के एक और सिस्टम है कि जो मीडिया है और जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में भी जो टीचर्स पढ़ाते थे वो सारे टीचर्स बच्चों को ये सिखाते थे कि अगर अपने वो बच्चे घर पे जाके गार्जियन से बोले कि वो चुनाव में वोट उनको देना है जो PRI पार्टी के लीडर्स होंगे। यानी यहाँ तक कि टीचर्स भी बच्चों को ये सिखाया करते थे कि अपने पेरेंट्स से जाके वो बोले, अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करें कि अगर वोट किसी को देना है तो किसको देना है, जो PRI पार्टी के मेंबर्स होंगे, किसी और पार्टी को वोट नहीं देना है। तो यहाँ पर एक पार्टी का दबदबा हो, मैक्सिको में एक पार्टी की दबदबा, PRI पार्टी की दबदबा है, उस PRI पार्टी के माध्यम से किसी और भी पार्टी को आगे आने का मौका नहीं मिलता है। तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे देखा जाए, अगर ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए तो हम एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुँचते हैं जहाँ डिफिनेशन है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर्स हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग। यानी जो भी शासन कर रहा है देश में उसे हारने का पूरा अवसर हो, तब जाके वो इलेक्शन होगा। यानी अगर इलेक्शन एक ही पार्टी बार बार जीते, अब ध्यान समझिएगा, मैक्सिको और चाइना का जो एग्जाम्पल है ये दिखाता है कि अगर एक ही पार्टी बार बार जीतती है तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगा। डेमोक्रेसी वो होगा, यहाँ भी एक डिफिनेशन बनता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो रूलिंग पार्टी है उसे हारने का पूरा चांस हो, कि अगले इलेक्शन में उसे हारने का पूरा चांस हो, लोग उसे हरा सकें, दूसरी पार्टी जीत जाए। तो इन मैक्सिको का एग्जाम्पल लेते हैं अगर, और चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कोई पार्टी हारती ही नहीं है। जो पार्टी शासन कर रही है वो पार्टी शासन कर रही है, उसे लगातार शासन करने का मौका मिल रहा है क्योंकि उसे हराने वाला कोई है ही नहीं, और वो बार बार गलत तरीके से जीत जाती है, चाहे वो PRI मैक्सिको की हो या कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये भी एक टॉपिक है। इस टॉपिक में भी एक देश का एग्जाम्पल, कुछ देश के एग्जाम्पल है। जैसे 1 पर्सन डेमोक्रेटिक कंट्री में होता यह है कि हर व्यक्ति, मतलब जो भी 18 साल से, भारत का एग्जाम्पल ले लें, और जो भी 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हें राइट टू वोट है। यानी उस वोट का एक वैल्यू होगा, चाहे वो देश का कोई भी व्यक्ति हो, उस देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, गरीब है या अमीर है, गोरा है या काला है, उससे मतलब नहीं है। उस व्यक्ति का वोट होना चाहिए उस देश में, अगर वो व्यक्ति उस देश का निवासी है। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर वो व्यक्ति उस देश का निवासी है तो निश्चित रूप से उसे भी अधिकार है कि वो भी वोट दे, अपने रूलर्स को चुने। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं, जैसे एस्टोनेशिया में जो माइनॉरिटी रशियन है उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया। निवासी तो वो भी है वहाँ के, लेकिन उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया है। उसके बाद सऊदी अरबिया में औरतों को राइट टू वोट नहीं था पहले, अभी है भी शायद, तो वहाँ पे वोट से कोई मतलब नहीं है। फिर फिजी में जो इंडियन फिजी है, यानी जो भारत के फिजी, जो इंडियन फिजी है, जो भारत के लोग जो फिजी देश में रहते हैं, तो उन्हें राइट टू वोट नहीं है। बाकी जो फिजी के जो अपने निवासी हैं उन्हें राइट टू वोट दिया गया है। यानी निवासी ये भी है, भारत के लोग भी वहाँ के निवासी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला है। ये तमाम तरह की समस्या है। तो ये प्रूव होता है कि जिस देश में कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कई जात के लोग रहते हैं, गोरे काले रहते हैं, किसी भी धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर निवासी होने के बावजूद भी कुछ पार्टिकुलर लोगों को ही, कुछ विशेष लोगों को ही राइट टू वोट दी जाती है, बाकी सबको राइट टू वोट नहीं दी जाती। तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुआ। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए कि 1 पर्सन, हर व्यक्ति का अपना एक वोट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के जाति का हो, उसका उस वोट का एक वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के जाति का हो, चाहे गोरा हो या काला हो। लेकिन इन देशों में ऐसा नहीं है। तो क्या डिफिनेशन अगर है कि हर व्यक्ति का के वोट का वैल्यू होना चाहिए, अगर ये डिफिनेशन में आता है
तो क्या इन देशों के एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है कि ये सही है या नहीं है? बिल्कुल गलत है ये। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यह भी जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है बच्चों। जिम्बाब्वे में एक पार्टी 1980 में एक पार्टी थी जो वहां पर व्हाइट माइनॉरिटी यानी गोरे लोगों का, जिनकी संख्या कम थी, वो लोग शासन कर रहे थे। और वहां एक पार्टी थी जानू पीएफ नाम की पार्टी थी, जो बार बार वहां का इलेक्शन जीतती थी। जितनी बार इलेक्शन होता था वो जानू पीएफ ही वहां का इलेक्शन जीतती थी, ठीक है ना। और वो गलत तरीके से जीतती थी, उसका भी तरीका गलत था। वहां के लोगों ने उसका विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ के जो मीडिया थी, वहाँ का जो सारे पावर्स थे, सारे उस पार्टी के अंदर में था। और जो भी उस पार्टी के बारे में बोलता था उसे वो पनिशमेंट देते थे, उसे वो कड़ी से कड़ी सजा देते थे। तो अब हम बात करें रूल ऑफ लॉ, तो क्या वहाँ रूल ऑफ लॉ था? अब बताते आपको कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून के आगे सब लोग बराबर होंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून के आगे सब लोग बराबर होंगे, यानी चाहे वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, सब लोग कानून के आगे बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए, इन जगहों पे देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग एक समान नहीं थे। जो जानू पीएफ के पार्टी के जो मेंबर्स थे वही वहाँ के आगे थे, बाकी सब लोग पीछे थे। उन्हीं को महत्व दिया जाता था। वो जिस तरह चाहते थे उस तरह वो इलेक्शन जीतते थे, और अगर उनके खिलाफ कोई होता था उसको वो पनिश करते थे। तो क्या इस हिसाब से आप देखेंगे तो क्या इस हिसाब से पाएंगे क्या वो डेमोक्रेसी होगा वहाँ पर? वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम तमाम तरह के डिफिनेशन देखते हैं, और इसमें भी इसका भी एक अलग डिफिनेशन बनता है। उस डिफिनेशन में है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स। कि माने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होगी जो एक संवैधानिक रूल्स के अनुसार लिमिटेड हो, उसके अनुसार काम करे, तब जाकर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। अब यहाँ पर प्रूफ होता है कि जो डिफिनेशन हमें मिला है, डेमोक्रेटिक के नाम पर जो डिफिनेशन हमें दिए गए हैं, वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्योंकि अगर इसमें वो सारी चीजें सही नहीं काम करती है तो वो डिफिनेशन गलत है। और इसीलिए हमें एक सही डिफिनेशन की जरूरत है कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है हमें। यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाई डेमोक्रेसी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तब तक के लिए धन्यवाद।